आप सभी का अपने करंट अफेयर्स क्विज के प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूं और आज आप सबके लिए 3 से 4 प्रश्न क्विज के मैं लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा के लिए समसामयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन पर विचार करें। इनमें से असत्य कथन कौन सा है, उनका आपको चुनाव करना है, उनको आपको चिन्हित करना है। कह रहा है भारत में चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उनकी अधिकतम उम्र जो है वो 65 वर्ष निर्धारित की गई है। दूसरा है, भारत में चुनाव आयुक्त कभी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। इनमें से असत्य कौन सा है, इस कथन पर आपको विचार करना है। अब बात आती है इस प्रश्न को मैंने क्यों रखा है, तो अभी हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझना है इस प्रश्न को और इसका जवाब हमें देना है। तो आप सब जानते होंगे कि भारत में जो चुनाव आयोग, यदि हम बात करें भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो उसके बारे में यदि हम देखें तो 25 जनवरी 1950 को 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। तो 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। यदि हम बात करें कि किस अनुच्छेद में हमारा जो संविधान है उसके किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग की बात की गई है, इनकी चर्चा की गई है, किस अनुच्छेद में बात की गई है कि जो चुनाव आयोग है उसी के द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव कराए जाएंगे। तो आप सबको पता है हमारे संविधान का जो अनुच्छेद है आर्टिकल 324 के अंतर्गत ये घोषणा की गई है कि भारत में जो भी चुनाव है, लोकसभा, राज्यसभा के चुनाव हो गए, फिर इसके बाद राज्य विधानमंडल के चुनाव हो गए, राष्ट्रपति के चुनाव हो गए, उपराष्ट्रपति के चुनाव हो गए, इन सब चुनावों की जिम्मेदारी भारतीय निर्वाचन आयोग को दी गई है। अब उसी से जुड़ता प्रश्न है कि भाई भारतीय निर्वाचन आयोग जो होता है वहां पे एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और कुछ अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो उनमें से पूछा जा रहा है कि जो चुनाव आयुक्त हैं कि क्या उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो आपको बता दें कि भारत में चाहे आप मुख्य चुनाव आयुक्त को देख लीजिए या जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, सबका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है, ना कि 5 वर्ष का होता है। तो पहला तो कथन आपका गलत है। दूसरा कहा जा रहा है भारत में चुनाव आयुक्त कभी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। सबसे पहली बात यहां पे आपको समझना होगा कि भारत में जो चुनाव आयुक्त होते हैं या जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका निर्वाचन कौन करता है, उनका चुनाव कौन करता है, उनको उस पद पर बैठाता कौन है। तो आप सबको पता होगा कि चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो या चुनाव आयुक्त हो, सभी का जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जब राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं तो निश्चित रूप से यदि किसी को पदमुक्त अपने जॉब जो भी है नौकरी से इस्तीफा देना है, अपने पद से इस्तीफा देना है, तो वो किसको देंगे, राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देंगे, ना कि मुख्य चुनाव आयुक्त को। तो ये चीज आपकी गलत हो जाती है। तो कहने का मतलब कि पहला और दूसरा यहाँ पे दोनों गलत हैं, और दोनों गलत है कि मतलब सी विकल्प इसका सही उत्तर है, क्योंकि 1 और 2 दोनों। और प्रश्न में पूछा गया था निम्नलिखित में से असत्य कथनों की पहचान करें। यहीं पे एक चीज और जान लीजिए कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन नामक जो पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज यहां पे और नोट कर लीजिएगा कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका जो अधिकतम उम्र होती है वो होती है 65 वर्ष, लेकिन जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी अधिकतम उम्र होती है 62 वर्ष। कार्यकाल तो दोनों का 6 वर्ष का होता है, लेकिन अधिकतम उम्र सीमा जो है चुनाव आयुक्त की होती है 62, मुख्य चुनाव आयुक्त की होती है 65। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और उससे पहले देखेंगे इस प्रश्न को मैंने क्यों उठाया है। अब यहाँ पे यदि आपने देखा होगा लिखा है अशोक लवासा क्विट्स इलेक्शन कमीशन सेट टू ज्वाइन एडीबी। अब इसमें बोला गया है जो अशोक लवासा थे उन्होंने इलेक्शन कमीशन को छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है और एडीबी को ज्वाइन किया है। अब इसमें है इलेक्शन कमीशन अशोक लवासा है सबमिटेड हिज रिजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ टू द प्रेसिडेंट आस्किंग टू द रिलीव्ड बाय अगस्त 31 एंड इलेक्शन कमीशन सोर्स सेट। ठीक है, इसके बाद इनमें बोला गया है कि ये कहां पे जाना चाहते हैं, ये जाना चाहते हैं एडीबी में, एशियन डेवलपमेंट बैंक में ये नई नियुक्ति लेंगे। तो इसी के संदर्भ में मैंने इसकी बात किया था। चले बढ़ते हैं आगे।
और आपको बताना है उच्च न्यायालय, जिसको आप हाई कोर्ट बोलते हो, उसके जजों की नियुक्ति के संबंध में, जजों के नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जजों के संबंध में इनमें से कौन सा सही है। कह रहा है कि उसे कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए, या कम उसके द्वारा कम से कम पिछले 10 वर्षों से लगातार किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में क्या होना चाहिए, वकालत, लगातार वकालत में सक्रिय होना चाहिए। दूसरा है उन्हें राष्ट्रपति के अनुसार एक प्रतिष्ठित न्यायविद भी होना चाहिए। अब इनमें से जजों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा सही है? तो जब से बात आती है जजों की नियुक्ति की बात आती है, तो आप सब जानते हैं जजों की जो भी नियुक्ति होती है उसमें एक कंडीशन है कि भाई 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में वकालत में सक्रिय होना चाहिए, चाहे आप एक में सक्रिय हो या एक से अधिक में सक्रिय हो। तो पहला कथन तो आपका सत्य हो जाता है। दूसरा इसमें कहा जा रहा है कि उन्हें राष्ट्रपति के अनुसार एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए, ये आपका गलत है, क्योंकि कहीं भी ऐसी बात नहीं की गई है कि जो उच्च न्यायालय के हमारे न्यायाधीश होंगे उनको राष्ट्रपति के अनुसार न्यायविद होना चाहिए। तो इसका सही क्या हो रहा है? सिर्फ पहला सही हो रहा है, मतलब केवल एक विकल्प सही है, पहला सही है, तो पहले को आपको टिक करना है। अब बात आती है इस प्रश्न की चर्चा मैंने क्यों किया है, तो चलिए आगे देख लेते हैं इसकी चर्चा क्यों की गई है। यहां पे था सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्स एलिवेशन ऑफ 6 एडवोकेट्स एज हाई कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में 6 वकीलों को हाई कोर्ट का जज बनाया है, उसी के संबंध में रिपोर्ट थी। इसमें बोला गया था कि जो 6 सीटें खाली थी हाई कोर्ट में, उनमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्ति की गई है। कहां पे की गई है? दिल्ली हाई कोर्ट में, ठीक है। तो इसमें आप देख लिए और इसमें संख्या बोल दी गई है कि दिल्ली हाई कोर्ट में पहले संख्या थी 32, अब बढ़कर हो गई है 38, जब 6 नए जज बनाए गए हैं। और इसी के संबंध में मैंने इस आर्टिकल से देखकर इस प्रश्न को रखा था। चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये प्रश्न तो थोड़ा सा इसको छोड़ देते हैं, इसमें थोड़ी सी त्रुटियां हैं। और आपको बता दें कि जो सबसे आज का महत्वपूर्ण प्रश्न था वो ये है। इसके संबंध में आप सुनते होंगे कि बहुत दिनों से बात हो रही है। तो आज आपने 2 प्रश्न देखे हैं, तीसरा ये है, मैम ने गलती से टाइप नहीं किया इसको, तो कोई बात नहीं, हम चीज़ों को समझने का ऐसे ही प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीकन रीच मैसूर जू, ठीक है। तो आप बहुत दिन से आप एक चर्चा सुन रहे होंगे कि एशिया में विशेषकर भारत अफ्रीका से चीते लाकर बसाने की बात हो रही है कि अफ्रीका से चीते लाकर भारत में बसाए जाएंगे। तो लगातार बात हो रही थी। इसके लिए कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य थे जिनकी पहचान भी की गई थी, जिनमें से मध्य प्रदेश से 2 संदर्भित थे। मध्य प्रदेश से यदि हम बात करें तो कूनो पालपुर एक था और एक था आपका नौरादेही। तो कूनो पालपुर नोट कर लीजिएगा, कूनो पालपुर और नौरादेही, ये दोनों क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है। कहां से संदर्भित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। इन दोनों की पहचान की गई थी कि जब हम नामीबिया से चीते लाने की बात हुई थी कि जब हम चीतों को लाएंगे तो इन्हीं वन्य जीव अभ्यारण्यों में जो है उनको रखेंगे, उनका जो है यहीं पे एक प्रकार से देखिए तो उनके आवास को बनाया जाएगा। और अब क्या हुआ है कि चीता को लाया गया है कहाँ पे? मैसूर में लाया गया है। और किस माध्यम से लाया गया है? इसमें होता है जानवरों का एक्सचेंज किया जाता है, एनिमल का एक्सचेंज किया जाता है कि भाई हम वहाँ से चीते ला रहे हैं तो वहाँ पे हम, या बंगाल टाइगर हमारे पास है उसको दे दें, या शेर है हमारे गिर के उनको दे दें। तो एनिमल के एक्सचेंज के माध्यम से, एक्सचेंज के प्रोसेस से भारत में पहली बार अफ्रीका से चीते लाए गए हैं। और इनको अभी कहाँ पे रखा गया है? अभी तो इनको क्वारंटाइन में रखा गया है, 30 दिन का क्वारंटाइन पीरियड है और मैसूर जू में इनको रखा गया है। आगे के लिए अब इनको कहां पे बसाया जाएगा, कोई अपडेट आती है तो निश्चित रूप में आपको मैं अवगत कराऊंगा। अब इसमें एक चीज और आपको देखना है, आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि इतिहास में पहली बार चीता पालने का साक्ष्य कब मिला। तो आपको बता दें कि भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो इतिहास में जो सबसे पहले चीता पालने का जो केस मिलता है, चीता पालने के बारे में जो जानकारी मिलती है वो आपका है संस्कृत ग्रंथ है मनसोल्लास। याद कर लीजिएगा, एक संस्कृत ग्रंथ है मनसोल्लास। मनसोल्लास नामक संस्कृत ग्रंथ में
सबसे पहले चीते के पालने का जो है विवरण मिलता है। ठीक है, तो यहां से आपके 2 से 3 प्रश्न तैयार हो जाने चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहली बात कि अभी हाल ही में चीते कहां पे लाए गए हैं? अफ्रीका से चीते लाए गए हैं। किस सिस्टम के अंतर्गत लाए गए हैं? तो एनिमल एक्सचेंज सिस्टम के अंतर्गत लाए गए हैं और वर्तमान समय में उनको मैसूर में लाकर रखा गया है, मैसूर के चिड़ियाघर में लाकर रखा गया है। दूसरी बात है कि भारत सरकार ने 2019 में चर्चा बहुत जोरों पर थी कि भारत सरकार नामीबिया से चीते ला रही है और उनको बसाएगी कूनोपालपुर में और नौरादेही में, और ये दोनों जो राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य हैं ये मध्य प्रदेश से संदर्भित हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि पहली बार चीते पालने का साक्ष्य कब मिला, तो हमारे जो संस्कृत ग्रंथ है उनमें मनसोल्लास में पहली बार चीते पालने का साक्ष्य मिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आप अपनी परीक्षा में एक चीज और देखते होंगे कि लगातार वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, टाइगर रिजर्व से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आपको सब नहीं रटना है कि भाई भारत में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है सबको रट डालो, कुछ नहीं करना है। जो समसामयिक संदर्भों में चर्चा में हो उनको आप रट लीजिए, जैसे कूनोपालपुर और नौरादेही ये 2 रट लीजिए, कहां पे हैं? मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। इसी प्रकार से मैंने अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताया था। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे चर्चित था आप सबको पता होगा, यदि आपने एक चिड़िया हॉर्नबिल का नाम सुना होगा तो निश्चित रूप से आप याद आ गया होगा कि किस अभ्यारण्य की मैं बात कर रहा हूं, जहां से रहने वाली एक जनजाति है जो उस क्षेत्र में रहती है और उसने हॉर्नबिल के संरक्षण में बेहतर काम किया है। अभी जब हॉर्नबिल की बात हुई थी तो मैंने 2 दिन पहले ही इसकी चर्चा किया है, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि किस प्रकार से आपको चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ना है, किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है जिससे आपको कभी भी समस्या देखने को ना मिले। तो आज के लिए इतना ही, और कल मिलेंगे फिर हम 3 से 4 नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। यदि अच्छा लगता है सीरीज तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।